दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। दोस्तों, आज का दिन बहुत घटना प्रधान है। आज कांग्रेस की एक बड़ी रैली हुई रामलीला ग्राउंड में दिल्ली के, वही वोट चोरी के मसले को लेकर, संविधान बचाने को लेकर, डेमोक्रेसी बचाने को लेकर राहुल गांधी ने और तमाम बड़े पार्टी नेताओं ने काफी जबरदस्त भाषण किया। इसी बीच में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खबर आई कि बिहार के मंत्री और 4 बार के विधायक पटना शहर के बांकीपुर इलाके से नितिन नवीन को पार्टी ने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया है। बिल्कुल नया चेहरा। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष 45 साल के नितिन नवीन बनेंगे, लेकिन किया। अब बहुत सारे लोग तुलना भी कर रहे हैं कि भाई, एक तरफ 83 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के 45 साल के नितिन नवीन अध्यक्ष। बहरहाल, हम आज इस विषय पर, इस कंपैरिजन पर बात नहीं करेंगे, लेकिन एक ऐसा विषय जरूर है जो पिछले काफी समय से बहस में है कि राहुल गांधी क्या वाकई विफल साबित हो रहे हैं राजनीतिक तौर पे। एक नेता जिसके पास विचार है, कम से कम साफ दिखाई देता है कि कांग्रेस के पहले के भी जो टॉप लीडर्स थे, उनके मुकाबले वो बिल्कुल साफ और एक ठोस अपनी विचारधारा के साथ सामने आते हैं। उनके अंदर साहस है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह सरकार पिछले कई सालों से चला रही है, उसमें किसी विपक्षी नेता का साहसी होना, खुलकर बोलना, अपनी बात कहना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, एक दुर्लभ गुण है। और तीसरी बात, वो अच्छी टीम भी बनाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वो क्या चीज है जिसकी वजह से लोग कह रहे हैं कि वो चुनाव दर चुनाव हार रहे हैं। हालांकि लोग भूल जाते हैं कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के चुनाव 2018 के जो हुए थे, वो राहुल गांधी की ही देखरेख में हुए थे और चुनाव जीता था, और बीजेपी को हराकर चुनाव जीता था। ऐसा नहीं है कि केरल जैसी स्थिति थी, जहां केवल सीपीएम और कांग्रेस लड़ती है आपस में। तो बहुत सारे प्लस और माइनस हैं, लेकिन फिर भी एक बड़ा तबका देश का, मीडिया से लेकर के और सामाजिक जीवन का भी, मानता है कि राहुल गांधी उतने कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। अभी ये कहा जाने लगा है इस विंटर सेशन में कि प्रियंका गांधी उनसे ज्यादा चमकदार नेता हैं, वो ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं लोगों को, अच्छा बोलती हैं, वो ज्यादा लोगों से मिलती जुलती हैं, तो उनको अध्यक्ष बना दिया जाना चाहिए पार्टी का, या कम से कम लीडर ऑफ अपोजिशन बना देना चाहिए। ऐसी भी बातें लोग कर रहे हैं। तो सच क्या है? क्या वाकई राहुल गांधी मोदी का जवाब नहीं है? मोदी को हराने की क्षमता उनमें नहीं है? हम इसी सवाल पर आज बात करने जा रहे हैं, और हमारे साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जाने माने पत्रकार, लेखक आशुतोष। आशुतोष जी, जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सीधा सवाल है कि बहुत दिनों से लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, चिंतनशील आदमी हैं, लेकिन उनके बस में भारत की राजनीति नहीं है, उनके बस की ये चीज नहीं है। भारत की राजनीति में बहुत सारी चीजें हैं और वो समझ नहीं पा रहे हैं। प्रियंका गांधी उनसे बेहतर नेता होंगी। तो ये क्या मामला है? बार बार प्रियंका बनाम राहुल, कई बार होता है कि नहीं, राहुल से भी नहीं होगा, प्रियंका से भी नहीं होगा, कोई और लाओ। ये क्या है कांग्रेस की दुविधा? नहीं, कोई कांग्रेस की कोई दुविधा नहीं है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक प्रायोजित कार्यक्रम है। चूंकि प्रियंका गांधी ने संसद के अंदर एक अच्छा भाषण दिया जिसकी सब लोग तारीफ कर रहे हैं, और उस प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से वंदे मातरम के सरकार को घेरने की कोशिश की, जिसके जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने घेरने की कोशिश की है, तो ये बीजेपी की बड़ी सोची समझी रणनीति होती है। एक, ये साबित करो कि राहुल गांधी इज गुड फॉर नथिंग, उनको पॉलिटिक्स नहीं आती है, वो पप्पू हैं और वो चुनाव लगातार हारते रहे हैं। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि ये बीजेपी का प्रोपेगेंडा है, और ये संघ परिवार का भी प्रोपेगेंडा है। और जो प्रियंका गांधी को लेकर बातें इस वक्त की जा रही है, वो भी इसी तरीके के प्रोपेगेंडा का हिस्सा है कि दोनों भाई बहन के बीच में आप दरार पैदा करो, ताकि कांग्रेस पार्टी फिर एक नई दुविधा की तरफ से गुजरे। मुझे लगता है कि आज की तारीख में जब रामलीला मैदान में वोट चोरी का इतनी बड़ी रैली उन लोगों ने की है, तो एक तरीके से राहुल गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने अपनी बैटल लाइंस पूरी तरीके से क्लियर कर दी है। और इस बैटल लाइंस का अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी की तारीख में आज की तरफ से राहुल गांधी से बड़ा उनके पास कोई नेता नहीं है, और उनका नेतृत्व इस मामले में पूरी तरीके से स्पष्ट है। दूसरी बात, उनकी विचारधारा क्या है
इसको भी पिछले 1.5-2 सालों में, 3 सालों में बहुत स्पष्ट तरीके से सुस्थापित किया गया है, जिसमें संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है और उस माध्यम से दलितों को एक संदेश देना है। दूसरा, कास्ट सेंसस के माध्यम से सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स को कांग्रेस के करीब लाने की कोशिश करना है, ये बहुत स्पष्ट है। और तीसरा, इस देश के अंदर जो सेकुलरिज्म है, उस सेकुलरिज्म को भी बचाना है। अगर सेकुलरिज्म नहीं बचेगा तो हिंदुस्तान नहीं बचेगा और हिंदुस्तान फिर हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। तो जो आइडियोलॉजिकल प्लैंक है, जिसको लेके 2014 के बाद कांग्रेस पार्टी के अंदर एक दुविधा की स्थिति थी, बल्कि मैं ये कहूं कि पूरे विपक्ष में इस बात की दुविधा थी कि हिंदुत्व का सामना किस तरीके से किया जाए, जो धर्म आधारित राजनीति उससे कैसे निपटा जाए। अगर आप हिंदू की बात करेंगे तो आपको अचानक जो है वो मुसलमानों को लूज करने का खतरा हो जाएगा। अगर आप मुसलमानों की बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी आपको फौरन मुस्लिम परस्त पार्टी कर देगी और हिंदुओं को तो अपनी तरफ लाने की कोशिश की। तो उस दुविधा से कांग्रेस, राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी को बहुत कामयाबी के साथ निकाला है। और अब जिस तरीके से वोट चोरी के सवाल को वो संसद के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अब वो सड़क पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए जो लोग ये कहते हैं राहुल गांधी नकारा है, तो मैं उनके लिए सिर्फ एक ही बात कहता हूं, 1952 से लेकर 1989 तक अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, राम मनोहर लोहिया, ये सब इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता थे, कितने चुनाव इन लोगों ने हारे, क्या और कितनी सीटें लेकर आए जब कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व था देश की राजनीति में। लेकिन फिर भी आज लोग राम मनोहर लोहिया का जिक्र करते हैं। राम मनोहर लोहिया के समय में क्या समाजवादी पार्टी कभी 20 सीट या 25 सीट जीत पाई थी? ये अपने आप में प्रश्न है। तो अगर चुनाव जीतने मात्र से ही अगर किसी नेता का निर्धारण हो जाता तो बहुत अच्छी बात है। आज की तारीख में सबसे जो दुविधाजनक स्थिति लोगों को लगती है वो ये कि राहुल गांधी जो मुद्दे उठा रहे हैं, दरअसल उन मुद्दों को जनता से कोई कनेक्ट नहीं है। ये भी मैं मानता हूं कि अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया बहुत ही सुनियोजित तरीके से प्रचार है। जब राहुल गांधी बिहार के अंदर जाते हैं, जब वो बिहार के अंदर जाते हैं, वोट अधिकार यात्रा करते हैं, तो कहा जाता है कि वो तेजस्वी की पॉलिटिक्स को खराब कर रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी रोटी कपड़ा मकान को लेके आते हैं। जब वो बिहार नहीं जाते हैं तब भी कहा जाता है तेजस्वी की पॉलिटिक्स को खराब कर रहे हैं। तो दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। जब भारत जोड़ो यात्रा पर निकले तब भी कहा गया वो ऐसे मुद्दों को उठाने की कोशिश करें जिसका कोई अर्थ नहीं है। जब उन्होंने कास्ट सेंसस को उठाने की बात की तब भी कहा गया इसका जनता से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन क्या कारण है कि कास्ट सेंसस की बात को आरएसएस भी मानने को तैयार होगी, मोदी सरकार भी मानने को तैयार नहीं होगी। जब कोविड के सवाल को राहुल गांधी ने उठाया था तब सबने रबिश किया था, अरे क्या सवाल उठा रहे हैं। जब चाइना के सवाल उठाया तब सबने रबिश कर दिया था। तो हमें इस बात को स्पष्ट करने की जरूरत है, कांग्रेस की अपनी कमजोरियां, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस संगठनात्मक तौर पर कमजोर है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज की तारीख में राहुल गांधी अकेले ऐसे नेता है देश के अंदर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की आंखों में आंखें डाल करके बात करते हैं और इसीलिए चुभते भी हैं। ये क्षमता आज की तारीख में अगर ममता बनर्जी को छोड़ दिए तो किसी दूसरे नेता में नहीं, या स्टालिन को छोड़ दीजिए, बाकी सभी नेता ऐसे हैं जो कभी ना कभी किसी न किसी वक्त, और कब वो बीजेपी से हाथ मिला ले, कब वो जो है मोदी से हाथ मिला ले, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो मुझे लगता है कि 2024 के चुनाव के बाद जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें जरूर झटका लगा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये कहना कि वो चुक गए हैं या वो उचित नेता नहीं है, जनता से उसकी उनका कनेक्ट नहीं है, ये सब फालतू की बातें हैं। राम मनोहर लोहिया का जनता से कितना कनेक्ट था, अटल बिहारी वाजपेयी के जनता से कितना कनेक्ट था, लाल कृष्ण आडवाणी के जनता से कितना कनेक्ट था, और प्रधानमंत्री बनने के पहले नरेंद्र मोदी के जनता से कितना कनेक्ट था। तो हमें समझना चाहिए कि बहुत बड़े पैमाने पर इस वक्त प्रोपेगेंडा करके हमको और आपको वही सोचने के लिए मजबूर किया जाता है जो बीजेपी और आरएसएस चाहती है हमें सोचने के लिए। तो मैं इस डिबेट में बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहता। मेरा स्पष्ट है कि आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी जो है वो नरेंद्र मोदी के सामने मजबूती के साथ खड़ी हुई है। चुनाव हार रही, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या वो अकेले चुनाव हारे? क्या बिहार के अंदर अकेले राहुल गांधी चुनाव हारे, तेजस्वी यादव नहीं हारे? क्या महाराष्ट्र के अंदर शरद पवार नहीं हारे, उद्धव ठाकरे चुनाव नहीं हारे? उनके बारे में चर्चा क्यों नहीं की जाती कि वो चुप गए नेता है? तो ये सब बातें जो है राजनीति में होती रहती हैं। हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि इनके बीच का विश्लेषण करके लोगों के सामने जो सच्चाई है वो रखना चाहिए। जी, और आपने ममता बनर्जी का नाम लिया, तो ममता बनर्जी तो एनडीए का पार्ट रह चुकी हैं, वो भी एक कहानी है, लेकिन फिर हम उन पर अभी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक बात सही आपने कहा कि राहुल गांधी विचार के स्तर पर, सोच के स्तर पर इस देश के सभी विपक्षी नेताओं के बीच के अगर देखा जाए बीच में, तो सबसे सुचिंतित, सबसे साफ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनकी आप लाइन से सहमत हो, असहमत हो, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि उनके पास विचार नहीं है या वो कंफ्यूज है, वो बिल्कुल साफ है। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो एक बात कही जा रही है उनकी पार्टी के
अच्छे लोगों द्वारा, समझदार लोगों द्वारा चुने गए, जो लोग पहले चुने गए थे और अपने-अपने क्षेत्र में काफ़ी उनकी अहमियत है। ऐसे लोग भी कह रहे हैं कि लेकिन वो संगठन को महत्ता नहीं दे पा रहे हैं, संगठन खड़ा नहीं कर पा रहे हैं। कहीं न कहीं वो अपने इर्द-गिर्द एक प्रभामंडल ज़रूर है, लेकिन कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन जब तक नहीं मजबूत होगा, तब तक मुकाबला करना मुश्किल है, क्योंकि आरएसएस सिर्फ नेता के बल पर नहीं है, या बीजेपी नेता के बल पर नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन के बल पर है। ये बात समझने की है। तो क्या आपको लगता है कि इतने सालों में उनकी यात्रा को ही देख लीजिए, बहुत शानदार यात्राएं उनकी दोनों रही, लेकिन उन इलाकों में एक ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड नहीं हो पाया। गांधी जी के बारे में कहा जाता है कि जहां वो जाते थे वहीं संगठन बना लेते थे। तो क्या कहीं संगठन को लेकर कोई कमी है? क्योंकि खड़गे साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष जरूर हैं, लेकिन वो संगठन करता तो नहीं हो सकते। देखिए, पहली बात तो किसी भी आदमी की महात्मा गांधी से तुलना करना थोड़ा बेईमानी होगा। ऐसे लोग बिरले ही पैदा होते हैं और शताब्दियों में एकाकी कोई पैदा होता है, तो वो गलत गलत तुलना होगा। दूसरी बात देखिए, कांग्रेस मुझे लगता है कि जरा गांधी के समय से ही संगठन विहीन हो गई थी। और कांग्रेस आज की तारीख में अगर हम ये सोचें कि कांग्रेस पार्टी को आरएसएस के तरीके से संगठन खड़ा करना चाहिए, तो आरएसएस को भी अपना संगठन खड़ा करने में या भारतीय जनता पार्टी को भी अपना संगठन खड़ा करने में तकरीबन तकरीबन 50-60 साल तो लगे। तो वो ये ठीक है कि एक संगठन, एक मिनिमम जो है संगठन होना चाहिए उनके पास। ये मैं इस राय से सहमत हूँ और वो उनकी एक बड़ी कमजोरी, इस बात से भी मैं सहमत हूँ। लेकिन कांग्रेस के वो तमाम नेता जो संगठन की बात करते हैं, आप उनका अपना हिसाब देख लीजिए। गुलाम नबी आजाद, G23 जो बनी थी, तमाम बड़े-बड़े नेता थे। उनमें से कितने ऐसे नेता थे जो अपने बल पे चुनाव जीत पाते या जिन्होंने अपने इलाकों में संगठन खड़ा किया था। गुलाम नबी आजाद, जब वो कांग्रेस छोड़ी उन्होंने, जम्मू में अपनी पार्टी बना की, वहां भी वो अपना संगठन नहीं खड़ा कर पाए, बाकी तो छोड़ दीजिए आप। इतने बड़े नेता माने जाते थे। दिग्विजय सिंह कमलनाथ, 2003 से कांग्रेस पार्टी लगातार विधानसभा, लोकसभा सारे चुनाव हार रही है। इतने बड़े-बड़े नेता, इन्होंने क्यों नहीं मध्य प्रदेश के अंदर संगठन खड़ा किया? क्या उसको तो कांग्रेस पार्टी ने कहा कि आप संगठन मत खड़ा करिए? तो कांग्रेस के की दिक्कत सबसे बड़ी क्या है, और मुझे लगता है कि इस पर चर्चा होनी चाहिए कि कांग्रेस के बड़े नेता, ये दरबारी दरबारी नेता जो हैं, ये हमारे आपके सामने बैठ के राहुल गांधी की बुराई तो खूब करते हैं, लेकिन जमीन पर उतर के काम नहीं करते। आनंद शर्मा का मैं नाम लेना चाहता हूं। हिमाचल प्रदेश के अंदर क्यों नहीं उन्होंने संगठन खड़ा किया? क्या वो अपने बल में चुनाव जीत सकते हैं बिना कांग्रेस पार्टी के समर्थन से? तो हो सकता है मनीष तिवारी उन लोगों में से हो जो अपने बल में चुनाव जीत। आप शशि थरूर को देख लीजिए। शशि थरूर क्या करना चाहते हैं आज तक मैं समझ नहीं पाया। आपका अपना तिरुवनंतपुरम में जहां पे चुनाव, तो वो आप हार जाते हैं, चुनाव म्युनिसिपैलिटी का चुनाव हार जाते हैं। लगातार ऐसी बातें करते रहे जो कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचा रही। शशि थरूर को कांग्रेस पार्टी ने क्या नहीं दिया? आप क्या चाहते हैं भाई? पार्टी आपको क्या दे दे? आपको यूनाइटेड नेशन से लेके आया गया, आपको एमपी का चुनाव लड़ाया गया, आप चुनाव जीते, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉरेन अफेयर्स बने, और खुद आप चुनाव, उसके बाद अपनी गलतियों की वजह से आप बाहर हो गए। आपकी पत्नी की मृत्यु हुई, उसमें आप फंस गए। कांग्रेस पार्टी ने उनको 3 बार, चौथी बार उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया। इस कांग्रेस कमेटी की जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन फॉरेन अफेयर्स, उसके चेयरमैन है आप हैं। क्या चाहिए शशि थरूर को? मैं तो आज तक समझ नहीं पाया। उनकी जो पॉलिटिक्स पिछले दिनों में देख रहा हूं, वो किस बात को नाराज हुए, मैं समझ नहीं पाया। तीसरी बात देखिए, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। मैं तो पार्टी में काम किया हुआ, मैंने एक पूरी टीम को लीड किया है। जब भी कोई आदमी टीम लीड करता है तो उसके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके बल पर वो चलाता है, और जो लोग, जिनको उस टीम में जगह नहीं मिलती है, दरअसल वही लोग कोटरी की बात खड़ा करते हैं, और वही लोग जो है इस तरीके की बातें करते हैं। क्या नरेंद्र मोदी के खिलाफ के पास कोटरी नहीं है? क्या अमित शाह के पास कोटरी नहीं है? और क्या आज की तारीख में जिन जिन लोगों का चयन राजस्थान में हुआ या उत्तराखंड में हुआ, जिनको मुख्यमंत्री बनाया गया, क्या वो अपने इलाके के बड़े दबंग नेता थे? वो सारे तो पपेट्स हैं, सारी तो कठपुतलियां हैं। लेकिन चूंकि नरेंद्र मोदी चुनाव जीत रहे, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही, तो उनके सारे अवगुण माफ है। और राहुल गांधी अगर कुछ भी करते हैं तो उसको वो कर दिया। मेरा ये कहने का मतलब नहीं कि कांग्रेस पार्टी कोई बहुत अच्छी स्थिति में, कांग्रेस पार्टी की स्थिति खराब है, लेकिन एक चीज हमें समझना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी आज एक बहुत ही डिक्टेटोरियल सिस्टम में काम कर रही है, और जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे और सिर्फ विपक्ष को ही दोष देंगे, तब तक हम शायद भारतीय राजनीति का ठीक से आकलन भी नहीं कर पाएंगे। आपको याद होगा कि चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस पार्टी का खाता सीज कर दिया जाता है। 100 में से 90 रुपए
भारतीय जनता पार्टी को मिलते हैं, बाकी 10 रुपए में बाकी पॉलिटिकल पार्टीज का होता है। रिसोर्सेज के लेवल पे क्या कोई पार्टी आज मैच कर सकती है? चुनाव आयोग उनके साथ काम करता है, जुडिशरी के ऊपर पहले से आरोप लग रहे हैं, तमाम संस्थाएं उनके साथ काम करती हैं। जो पार्टी नहीं भी छोड़ना चाहते, उनके ऊपर ईडी का दबाव है, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का दबाव है, इनकम टैक्स का दबाव है, पुलिस का दबाव है, सीबीआई का दबाव है, तमाम तरीके के दबाव है। और अशोक चौहान ने तो साफ तौर पर कहा, मैं क्या करता अगर मैं पार्टी नहीं छोड़ता तो मुझे जेल जाना पड़ता। शिवसेना आप तोड़ देते हैं, 7-7 करोड़ 50-50 करोड़ रुपए के आरोप लगते हैं। शरद पवार अपनी पार्टी बचा नहीं पाते हैं। इसके अलावा 2-2 सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट कर लिया जाता है। क्या अगर ऐसी स्थिति होती तो क्या भारतीय जनता पार्टी देश की राजनीति पर सिर उठा सकती थी 2014 के पहले? तो जब हमको, और मीडिया का जो हाल है आप अच्छी तरीके से जानते हैं, संस्थाओं का जो हाल आप अच्छी तरीके से, उस माहौल में अगर एक आदमी खड़ा होकर भारतीय जनता पार्टी से लड़ने की कोशिश कर रहा है, कांग्रेस पार्टी लड़ने की कोशिश कर रही है, तो मुझे लगता है कि कोई बहुत आसान काम नहीं है। अगर यही स्थिति अगर 2014 के पहले बीजेपी के लिए पैदा कर दी होती, जहां उनके मुख्यमंत्रियों को इस बात का डर होता कि वो जेल जा सकते हैं, चुनाव आयोग उनके साथ खड़ा नहीं होगा, जुडिशरी से उनको न्याय नहीं मिलेगा, उनके सारे खातों को सीज कर दिया जाएगा, उनके सारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज पर बैन लगा दिया जाएगा, उनके नेताओं को तोड़ने की कोशिश की जाएगी, उनको धमकाने की कोशिश की जाएगी, उनके घर छापे पड़ेंगे, वो जेल जाएंगे, तो क्या बीजेपी खड़ी हो सकती थी? जब तक हम इस बात का आकलन नहीं करेंगे, तब तक हम कैसे कह सकते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड है और सारी जिम्मेदारी, सारी गलतियां राहुल गांधी और विपक्ष की है। जी, जो जिस पर उंगली से श्रीमती इंदिरा गांधी रख देती थी, वो मुख्यमंत्री भी हो जाता था, वो गवर्नर भी हो जाता था, वो पार्टी का प्रेसिडेंट भी हो जाता था, कोई बोलता नहीं था। आज वैसी स्थिति नहीं है। तो ये भी एक स्थिति है जिसके बारे में हमको सोचना चाहिए। राहुल गांधी को दोष देना, कांग्रेस पार्टी को दोष देना, तो मुझे लगता है कि आज की तारीख में सबसे आसान शगल है। हम सबको जिसको अपना फ्रस्ट्रेशन निकालिए, राहुल गांधी को 3 गाली दीजिए, कांग्रेस पार्टी को 4 गाली दीजिए और धुएं उड़ाते हुए निकल जाइए। हर फिक्र को धुएं में उड़ाता निकल गया। मैं इस बात से सहमत नहीं। मेरा मानना यह है कि आज की तारीख में इस देश के अंदर अगर कांग्रेस पार्टी को अगर लड़ना है, आरएसएस से, बीजेपी से लड़ना है, नरेंद्र मोदी की सरकार से लड़ना है, डिक्टेटोरियल माहौल से लड़ना है, तो उसमें आपको राहुल गांधी जैसे बहुत ही मजबूत और अनकंप्रोमाइजिंग नेता की जरूरत है। आप किसी दूसरे नेता से ये उम्मीद नहीं कर सकते। आप शरद पवार से उम्मीद नहीं कर सकते। मैं तो नाम लेके कह रहा हूं। आप नीतीश कुमार से उम्मीद नहीं कर सकते। नीतीश कुमार ने क्या क्या बड़ी बड़ी बातें करते, अंतिम समय उन्होंने पूरे इंडिया गठबंधन को छुरी मार के निकल गए। अगर वो होते तो आज शायद केंद्र के अंदर मोदी प्राइम मिनिस्टर शायद नहीं होते। ये भी स्थिति हो सकती थी, क्योंकि बिहार के अंदर स्थितियां पूरी तरीके से बदल जाती। लेकिन सब तो इसलिए मेरा कहना है कि आज जो खतरे देश के ऊपर हैं, संविधान के ऊपर जो खतरा है, लोकतंत्र के ऊपर जो खतरा है, उसमें आपको ऐसा ही अनकॉम्प्रोमाइजिंग नेता चाहिए। और मुझे लगता है कि कांग्रेस इस लिहाज से तमाम कमजोरियां हैं उनके अंदर, बट कांग्रेस इज ऑन द राइट ट्रैक। आपकी बात सही है और काफी लोग सही मानते हैं कि राहुल गांधी एक न केवल साहसी हैं नेता के तौर पे, बल्कि समझौता विहीन है, समझौता नहीं करने वाले व्यक्ति हैं, सोच के स्तर पर बिल्कुल साफ हैं। मैं पहले भी आपसे कहा, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनके वेल विशर हैं, कांग्रेस पार्टी के अंदर और कांग्रेस पार्टी के बाहर। उनका एक कहना होता है संगठन को लेकर, मास कांटेक्ट को लेकर, कि इस मामले में वो कमजोर है और वो सबूत देते हैं, उदाहरण देते हैं। सोनिया गांधी के बारे में आप समझते हैं कि वो कोई मास लीडर नहीं थी, लेकिन वह भी अपने बंगले पर रोज 40-50 या कई बार तो इससे भी ज्यादा लोगों से मिलती थी। लेकिन राहुल गांधी के बारे में लोग कहते हैं कि वो उन्हीं लोगों से मिलते हैं जिनसे मिलना उनको पसंद है, या जिनको वो चाहते हैं कि मैं किससे मिलूं, वो तय करते हैं। लेकिन लोग आते हैं केरल से कश्मीर तक, वो निराश होकर चले जाते हैं। एक बहुत दिलचस्प खत अभी लीक हुआ है। ये खत लिखा है सोफिया फिरदौस, उड़ीसा की कांग्रेस एमएलए हैं, और कांग्रेस, अरे उड़ीसा की हिस्ट्री में ये पहली दफा कोई मुस्लिम महिला चुनाव जीती है एमएलए के तौर पे, वो भी कांग्रेस पार्टी से। जिस सीट से जीती हैं उसका नाम है बाराबट्टी कटक निर्वाचन क्षेत्र, कटक में आता है। इनके पिता भी एमएलए हुआ करते थे और अभी भी हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। उन्हीं की बेटी हैं मोहम्मद मौकिम साहब। मोहम्मद मौकिम साहब ने सोनिया गांधी को 5 पेज की एक चिट्ठी लिखी है और अपना दर्द जाहिर किया है कि मैं यही चाहता हूं एक कांग्रेस नेता के तौर पे कि कांग्रेस जो बुरी स्थिति में है अनेक जगहों पर, उससे उबर जाए। हम कैसे पावरफुल एक पार्टी के तौर पे इमर्ज करें। और उसमें उन्होंने कहा कि अब बताइए हमारा नेता
राहुल गांधी अगर मेरे जैसे व्यक्ति से, वो अपने बारे में कह रहे हैं कि 3 साल से मैं मिलने की उनसे गुजारिश कर रहा हूं और एक बार भी टाइम नहीं दिया उन्होंने, एक बार भी आज तक। और उन्होंने 5 पेज का खत सोनिया गांधी को लिखा है, कुछ एक अखबारों में एक पत्र छपा भी है, इसके हवाले से खबर छपी है। तो ये मोहम्मद मौकिम की तरह कश्मीर से कन्याकुमारी तक कांग्रेस के अनेक कार्यकर्ता और नेता कहते हैं कि राहुल जी मिलते ही नहीं है, राहुल जी उसी से मिलते हैं जिनसे वो मिलना चाहते हैं। इस शिकायत पर आप कैसे देखेंगे राहुल गांधी के ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करने की जो उनकी क्षमता है या उनका जो एक व्यक्तित्व है उसको? देखिए, पहली बात तो हमको मैंने थोड़ा रिसर्च किया मोहम्मद मुकीम कौन है। मोहम्मद मुकीम वो हैं जो भ्रष्टाचार के आरोप में उनका कन्विक्शन हुआ था और कन्विक्शन होने के बाद उनको एक तरीके से चुनाव लड़ने से रोक दिया गया था। तो मैं उनकी बातों को गंभीरता के साथ नहीं लेता। मैं भी अगर होता तो मैं शायद उनसे मुलाकात नहीं करता। लेकिन ये बात सच है कि राहुल गांधी के बारे में आरोप लगता है कि राहुल गांधी बहुत ज्यादा लोगों से मिलते-जुलते नहीं हैं। इसमें ये उनकी कमजोरी है और मुझे लगता है कि उनको इस बारे में सोचना चाहिए। लेकिन मोहम्मद मुकीम जैसे लोगों से मिलने से कोई फायदा नहीं है। हेमंता बिश्वा शर्मा जैसे लोगों से मिलने से क्या फायदा? हेमंता मुझे तो लगता है कि इन हाइंडसाइट अच्छा किया जिन्होंने हेमंता बिश्वा शर्मा से नहीं मुलाकात की। वो जिस तरीके से वो मुख्यमंत्री बनने के बाद जिस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, वो उससे पूरा स्पष्ट होता है उनका चरित्र क्या था, वो क्या चाहते थे, क्या नहीं करना चाहते थे। तो मैं जो दूसरी बात कहता हूँ कि हर नेता की अपनी नहीं, कमजोरियां लेकिन होती हैं, हर नेता की यहाँ मैं माफ कीजिएगा आशुतोष, माफ कीजिएगा, हुँ, यहाँ मैं हुँ, आपको एक बहुत चमकदार मैं एक नाम लेता हूँ। हुँ, अभी मैं आनंद तेल तुमड़े साहब को सुन रहा था। वो देश के न केवल एक महान विद्वान है, बड़े विद्वान है, बल्कि बहुत ही विरासत जिसके पास है, एक ऐसी फैमिली से भी आते हैं और उनकी विद्वता पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। उनकी बातों से भी ऐसा लगता है कि राहुल गांधी की तारीफ करते हुए भी वो ये कहते हैं कि उनके अंदर अजीब एक बात है कि वो लोगों से कम मिलते हैं और दूसरी बात कि ऐसे इश्यूज पर वो बयान तक नहीं देना पसंद करते जिनमें मौजूदा तंत्र या मौजूदा सरकार से सताए गए लोगों का मामला इन्वॉल्व होता है। वो वहीं केवल बयान देते हैं जहां उनको लगता है कि ये कंफर्टेबल मामला है, इससे इससे कोई उनके ऊपर अटैक नहीं करेगा। तो अब मैं नहीं जानता कि वो किसकी तरफ इशारा कर रहे नहीं, थे, नहीं, लेकिन बिल्कुल। वो इंटरव्यू में साफ था। और मैं आपको बताऊं, अनेक मुद्दों पर मैंने देखा है हाल के वर्षों में कि चाहे वो जर्नलिस्ट के मामले हों, चाहे वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के मामले हों या वो सोशल एक्टिविस्ट के मामले हों, सताए गए लोगों के पक्ष में वो खुलकर बयान देने से संकोच करते हैं कई बार, और ये सवाल अनेक जगहों पर उठा है। देखिए, राहुल गांधी पे नहीं लगता कि इस आरोप में कोई दम है। आनंद तेल तुमड़े का कष्ट मैं समझ सकता हूँ क्योंकि उनको जेल में भेजा गया और लंबे समय तक जेल में वो रहे हैं। और उनको जो अर्बन नक्सल की श्रेणी में डाला भी गया है। दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि वो बहुत ही तेजस्वी आदमी, मैं उनको थोड़ा बहुत जानता भी, उनके बारे में मैंने पढ़ा भी है, उनका पढ़े हुए लेख भी बड़े पढ़े, बात उनकी वो है। लेकिन राहुल गांधी मतलब मुद्दों पे बयान नहीं देते, तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा ज्यादा अति कर रहे हैं वो। आज की तारीख में अगर कोई एक नेता है जो लगातार नरेंद्र मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है और लगातार मुद्दों पर अपनी बात को रख रहा है, तो ये राहुल गांधी है, दूसरे कोई नहीं है। जिस तरीके से वो बोल रहे हैं, वो भी अपने आप अभूतपूर्व, क्योंकि कुछ बहुत कम लोग हैं जो उस तरीके से बोल पा रहे हैं या बोलने की कोशिश भी कर रहे हैं। हाँ, एक नेता का अपना एक पर्सपेक्टिव होता है, नेता की अपनी एक स्ट्रेटजी होती है, उसी के हिसाब से वो बोलता है। आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी चिंता क्या होनी चाहिए कि क्या ऐसे मुद्दों पर बोले जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी को वो जो मुस्लिम परस्त पार्टी घोषित कर दिया जाए? क्या वो उन मुद्दों पर बात करें जिसके आधार पर कांग्रेस पार्टी को अर्बन नक्सल घोषित कर दिया जाए? तो कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो आज की राजनीति के तहत, जिसपे हमें ख्याल से थोड़ा स्ट्रेटेजिक थिंकिंग की जरूरत है। आप राहुल गांधी ने मुसलमानों के सवाल को दूसरे तरीके से उसको हल करने की कोशिश की है और मुझे लगता है कि ये बात हमारे जो बहुत सारे जो मुस्लिम दोस्त हैं उस बात को समझते नहीं है। मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, इन मुस्लिम समाज को भी ये समझना चाहिए कि माहौल पूरी तरीके से बदला हुआ है। आज की तारीख में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वो मुसलमानों के सवाल को खड़ा करते हुए ना तो चुनाव जीत सकती है, बल्कि वो भारतीय जनता पार्टी की दूसरे तरीके से मदद करती हुई दिखाई पड़ेगी, क्योंकि बीजेपी यही चाहती है कि आप मुसलमानों के सवालों को उठाएं और उसके बाद आपको पूरी तरीके से एंटी हिंदू घोषित कर दिया जाए। ये एक स्ट्रेटजी का सवाल है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि राहुल गांधी ने जब भारत जोड़ो यात्रा की तो वो किस सवाल पे था? सेकुलरिज्म के सवाल पे ही था। राहुल गांधी ने जब सेव द कॉन्स्टिट्यूशन कैंपेन किया तो वो किसके सवाल पे था? वो दलितों के असर्शन को लेके वो सवाल कर रहे थे, वो अंबेडकर की लेगेसी को बचाने की कोशिश कर रहे थे।
जब वो कास्ट सेंसस की बात कर रहे थे तो पिछड़ों और जो ये आपके सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स है उस पर बात कर रहे थे, जिसपे उन्होंने मजबूर कर दिया, भारतीय जनता पार्टी को मजबूर कर दिया कि वो ये कसम खाए कि संविधान वो नहीं बदलेगी। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव के दौरान कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर भी आ जाए तो भी संविधान नहीं बदल सकते। हम इसको राहुल गांधी के जीत के तौर पर क्यों नहीं देखते? आरएसएस जब झुकता है कास्ट सेंसस के मसले पर, जो उसकी विचारधारा के धुर विरोध पे है, तब हम क्यों नहीं कहते कि राहुल गांधी की जीत है, प्रधानमंत्री को झुकना पड़ा? क्योंकि आज का जो मीडिया का नैरेटिव है, देखिए एक बात मैं और आपको बता दूं, बार बार कहा था राहुल गांधी जनता से नहीं जुड़ते, यही तो कहा जाता है ना। अगर यही टेलीविजन चैनल राहुल गांधी के बयानों को लेकर सुबह से शाम तक उस पर करना, अडानी को लेके अभी मैं देख रहा हूं, अमेरिका से जानकारी है, पिछले 1 साल में वहां की कोर्ट को इत्तला दी गई है कि बार बार कहा गया है मोदी सरकार को कि आप उनको तामील कराइए, नोटिस तामील नहीं करा रही। अगर इसी मुद्दे को मीडिया पिछले 6 महीने में अगर रोज सुबह से शाम तक अगर मुद्दा बनाता, इस पर इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टें लाता, इस पर डिस्कशन डिबेट कराता, इस पर चैनल एक स्टैंड लेते, आप देखते माहौल पूरी तरीके से बदल जाता। राहुल गांधी ने 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर दी, सबूत देने की कोशिश की। क्या मीडिया ने उन सबूतों के ऊपर कोई डिबेट किया? और जो डिबेट भी किया वो आप देख लीजिए, वो बहुत ही एंगुलराइज्ड डिबेट है, जिसमें अंततः राहुल गांधी को ही गलत साबित करने की कोशिश की जाती है। राहुल गांधी ने जब राफेल का मुद्दा खड़ा किया, तब भी उसको राहुल गांधी के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की गई। राहुल गांधी जब कास्ट सेंसस की बात लेके आते तो कहते इसका जनता से कोई जुड़ाव ही नहीं। भाई ये अगर, और मैं चूंकि टीवी में रहा हूं इसलिए मैं टीवी की ताकत को अच्छी तरीके से जानता हूं कि सीडब्ल्यूजी का, कांग्रेस पार्टी 2014 में कतई नहीं हारती, तमाम सीएजी की रिपोर्ट के बावजूद, अगर मीडिया ने इसको सुबह से शाम तक एक बड़ा मुद्दा नहीं बनाया होता। अन्ना का आंदोलन कभी कामयाब नहीं होता अगर मीडिया ने उसको बड़ा नहीं बनाया होता। आज की तारीख में मीडिया तो पूरी तरीके से सरकार के साथ खड़ा हुआ है। तो राहुल गांधी एक नेता क्या कर सकता है? नेता भारत जोड़ो यात्रा कर सकता है, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार कर सकता है, 4 बार कर सकता है। वो मुद्दे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रेजेंटेशन कर सकता है। लेकिन अगर मीडिया उसको नहीं उठाएगा, मीडिया उस पर राहुल गांधी के खिलाफ ही खड़ा रहेगा, विपक्ष के खिलाफ ही खड़ा रहेगा, तो जनता से कैसे कनेक्ट होगा? हम लोग इन सब चीजों को शायद कभी-कभी ग्लास ओवर कर जाते हैं, और इसलिए मैंने कहा कि जिस इकोसिस्टम में आज कांग्रेस पार्टी काम कर रही है, ये हिंदुस्तान के आजादी के बाद के सबसे मुश्किल इकोसिस्टम में है। खुदा न खास्ता अगर बीजेपी को ऐसे इकोसिस्टम में काम करना पड़ा होता, तो आज बीजेपी 214 में आके सरकार बनाने की स्थिति में नहीं होती, 50 सीट जीतने के लाले पड़ जाते, उसको शायद वो खत्म भी हो जाती पार्टी। बिल्कुल आखिर में बिल्कुल जो आप बात कह रहे हैं, मीडिया का जो कॉन्टेक्स्ट उठा रहे हैं, वो मैं सहमत आपसे हूं। लेकिन इतने वर्षों तक देश में कांग्रेस का राज रहा, और मीडिया में जिस तरह के लोग हैं, कांग्रेस के समय भी उसी तरह के लोग थे। ऐसा नहीं है कि ये लोग अचानक आसमान से उतर आए हैं, मीडिया के सारे न्यूज रूम में भर गए हैं। ये पहले भी लोग थे इसी तरह से, और जब भारतीय जनता पार्टी आई तो उनको लगा कि ये कांग्रेस के मुकाबले उनकी ज्यादा स्वाभाविक पार्टी है। प्राकृतिक रूप से, स्वाभाविक रूप से उन्होंने अपने को ज्यादा करीब पाया। आज भी कांग्रेस पार्टी का जो सुपर स्ट्रक्चर है, आज भी कांग्रेस पार्टी का जो थिंक टैंक है, आज भी कांग्रेस पार्टी का जो पूरा सांस्कृतिक जो परिवेश है, वो ले देकर अपर कास्ट हिंदू या अपर कास्ट मुस्लिम के इर्द गिर्द ही घूमता है। इसके बावजूद कि सोशल जस्टिस की वो बात करते हैं, इसके बावजूद कि वो जेन्युइनली सोच रहे हैं, वो दलित, आदिवासी, ओबीसी कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन पार्टी अभी भी उसी के इर्द गिर्द, उन्हीं वर्गों के इर्द गिर्द है। तो जब भारतीय जनता पार्टी आई और उसको लोगों को लगा, मीडिया के लोगों को, कि भाई ये तो अपनी पार्टी आ गई है, ज्यादा अपनी करीब पार्टी, तो वो उसके साथ खड़े हो गए। प्लस कारपोरेट का दबाव, कारपोरेट के साथ एसोसिएशन। तो ऐसी स्थिति में क्या आपको लगता है कि कांग्रेस कभी उभर पाएगी उस अपर कास्ट हिंदू और अपर कास्ट मुस्लिम जो पूरा उसके इर्द गिर्द जो पूरा स्ट्रक्चर है, सुपर स्ट्रक्चर कह लीजिए या उसका थिंक टैंक कह लीजिए, सांस्कृतिक जो उसका पूरा पूरा जो उसकी 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 किलेबंदी है, उससे मुक्त हो पाएगी, या केवल नेता कहता रहेगा सामाजिक न्याय और पूरी पार्टी खड़ी रहेगी अपर कास्ट के साथ? देखिए, कांग्रेस पार्टी तो बदल रही है, और बदलने में वक्त लगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, और बड़ी तेजी के साथ बदल रही है। मैं ये बिल्कुल नहीं मानता कांग्रेस पार्टी में बदलाव नहीं। कांग्रेस पार्टी के जो कुछ पुराने जड़ नेता है वो नहीं बदलना चाहते, जो आर्म चेयर पॉलिटिक्स करते हैं, जो शतरंज की बिसात पे लोगों को गिराते पड़ाते रहते हैं, वो नहीं बदल रहे। जब मेरा मानना है कि दिल कड़ा करके इन तमाम
बड़े नेताओं को पार्टी से बाहर कर देना चाहिए। जब तक बाहर नहीं करेंगे तब तक राहुल गांधी को जो है कामयाबी नहीं मिलने वाली है। मैंने मध्य प्रदेश का उदाहरण दिया आपके सामने, क्या कर रहे वो दो बड़े नेता। गुलाम नबी आजाद का उदाहरण मैंने आपके सामने दिया, आनंद शर्मा का उदाहरण मैंने आपके सामने दिया। सबको क्या क्या नहीं मिला, दो दो तीन तीन बार के मुख्यमंत्री रहे, पार्टी के अंदर नंबर 2 की पोजीशन थी, न जाने कितने पोर्टफोलियो इन्होंने हैंडल किए, विदेश मंत्री तक बने ये लोग। क्या किया इन लोगों ने। मैं जो बात कहना चाहता हूं, देखिए राहुल गांधी कोई कोई बहुत जिसे कहते हैं गुणों के भंडार नहीं है, उनके अंदर भी कमजोरियां हैं, कांग्रेस पार्टी के अंदर भी कमजोरियां हैं, मैं इससे इनकार नहीं करता हूं। लेकिन पार्टी राहुल गांधी ने अब ये सोच लिया है कि अपर कास्ट की पॉलिटिक्स करके आप जिंदा नहीं रह सकते। वो पूरी तरीके से बीजेपी के साथ है, आपको नए वोट नया सोशल बेस अपने साथ लाना पड़ेगा और उसके मद्देनजर वो ओबीसी तबके को अपनी तरफ लाने की कोशिश करिए। मुश्किल काम है, लेकिन इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। क्या आपको लगता है कि अपर कास्ट बीजेपी को छोड़ के कांग्रेस के पास आएगा? तब आएगा जब कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति में होगी। दूसरी चीज देखिए, मीडिया की दिक्कत क्या है मैं आपको बता दूं। हमारे जो 50 साल से ज्यादा के मीडिया अपने स्वभाव में हिंदुस्तान के अंदर एंटी कांग्रेस रही है, कुछ को छोड़ के, क्योंकि कांग्रेस सत्ता में थी। मीडिया का स्वभाव तो सत्ता से टकराना, तो वो अपने स्वभाव में कोई कुछ अपने स्वभाव से कम्युनिस्ट हैं, कुछ अपने स्वभाव से समाजवादी, कुछ अपने स्वभाव से भाजपाई हैं। कांग्रेसी पत्रकार थे लेकिन उतनी संख्या में नहीं थे। आज भी ये लोग उस स्वभाव को बदल नहीं पा रहे हैं। और देखिए एक बहुत बुनियादी फर्क आ गया है। पहले मीडिया में सब तरीके के लोग थे, सरकारों की आलोचना भी होती थी और सरकारों के लिए दलाली भी कुछ लोग करते थे। आज टेलीविजन चैनल जो है वो नैरेटिव सेट करता है। इस बात को नरेंद्र मोदी ने बहुत पहले समझ लिया था, गुजरात दंगों के बाद से इस बात को अच्छी तरीके से समझ लिया उन्होंने। आज मीडिया में जो लोग हैं शीर्ष पदों पर हैं, जो बड़े बड़े एंकर हैं, कुछ को छोड़ दीजिए, सब बीजेपी सरकार के द्वारा चूज किए हुए हैं। वहां किसी उर्मिलेश को नौकरी नहीं मिल सकती, वहां किसी आशुतोष को नौकरी नहीं मिल सकती। ये हमको समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप कमतर पत्रकार हो, मैं कमतर पत्रकार हूं। वहां अब उन्हीं लोगों की नियुक्तियां हो रही हैं जो दरअसल सरकार के इशारे पर काम करते हैं, जो प्रधानमंत्री कार्यालय से जो जोशी जी जिनके बारे में मशहूर है, जो भेजते वही चलता है। ये बात एक नहीं, मुझे कई पत्रकारों ने, सीनियर लोगों ने मुझे, उनके कहने पर सारी चीजें चलती हैं। तो ये जो स्वभाव है ना, ये मीडिया अब वो मीडिया नहीं है, अब वो पत्रकार भी नहीं है। उन सब लोगों को बहुत सिस्टमेटिकली पर्दे से बाहर कर दिया गया। 2-4 लोग अभी भी बचे हैं जो मजबूती के साथ अपनी पत्रकारिता कर रहे हैं, टेलीविजन चैनल में भी कर रहे हैं। आप भी जानते हैं, मैं भी उन नामों को जानता हूं। लेकिन बाकी लोग तो सेल्फी खिंचा रहे हैं। बाकी लोग तो अमित शाह जी से के सामने खड़े होकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। बाकी तो प्रधानमंत्री जी ने उनके जन्मदिन पे उनको शुभकामनाएं दे दी तो वो कई जन्म उनके तर जाते हैं। तो आप उनको पत्रकार मत मानिए, पत्रकार नहीं है। तो वो हम लोगों ने जो 2014 के पहले जो पत्रकारिता हम लोगों ने की है, जब रोज सुबह से शाम तक हम मनमोहन सिंह की सरकार की तीखी आलोचना करते थे, उनसे सवाल जवाब करते थे। मैं तो ऑन रिकॉर्ड कहता हूं, 8 साल तक मैं संपादक रहा, 2006 से लेकर 2014 तक। सिर्फ एक बार मेरे पास सरकार का फोन आया और कभी मुझे यह नहीं लगा कि मेरी नौकरी जा सकती है या मेरे खिलाफ कोई मुकदमा कर सकता है या कहीं कुछ हो सकता है, या मैं सड़क पे चलूंगा तो कोई मुझे मेरी कोई लिंचिंग कर देगा। 2014 के बाद से आप भी जानते हैं माहौल किस तरीके से बदल गया है। तो इन सब चीजों को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए जब हम अपनी एनालिसिस करते हैं। मैं जानता हूं, मैं जो बात कह रहा हूं बहुत सारे लोग मेरी बात से ना इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन मैं फिर एक चीज को दोहरा दूं, जो मेरा कन्विक्शन है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने बहुत बहुत फाइन आर्ट के तौर पर प्रोपेगेंडा को एक जिसे कहते हैं क्राफ्ट के तौर पर डेवलप किया है। और वो इस तरीके से प्रोपेगेंडा करते हैं कि हम आप भी वही सोचने लगते हैं जो वो चाहते हैं, और हम आप लोग भी वही बातें करते हैं जो वो चाहते हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा। और आपने कहा ना कि बहुत सारे लोग आपकी बात से सहमत नहीं होंगे या असहमत होंगे, लेकिन मैं आपकी ज्यादातर बातों से सहमत नजर आ रहा हूं और कुछ बातों से असहमत भी। तो सहमति का ये सिलसिला चलते रहना चाहिए। ये मीडिया के लिए भी अच्छा है, सियासत के लिए और समाज के लिए भी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चलिए, शुक्रिया आशुतोष जी, बहुत बहुत थैंक यू।